हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग इस लेक्चर में बात करते हैं फ्रैंकोइस बर्नियर के बारे में। पहले हम इसको देख चुके हैं, अब थोड़ा सा और एस्पेक्ट इसके देखते हैं। बर्नियर आपको पता है ना कि हमेशा से ईस्ट और वेस्ट का कंपैरिजन करता था। ईस्ट मतलब कौन है बर्नियर के लिए? कौन सा, कौन सी जगह को बोल रहा है वो? इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, ठीक है। और वो हमेशा उसको कैसा दिखाता था? ज्यादा ऊंचा या नीचा एज कंपेयर टू वेस्ट? नीचा, ठीक है। तो डी जेनरेट ईस्ट, इसका मतलब ये है कि नीचा दिखाता था अपने उसमें, है ना, क्योंकि वो मैंने आपको एक एनालिसिस भी दी थी। वेस्ट को सुपीरियर दिखाना चाहता था, और वो इसकी वजह से क्योंकि उसकी कंट्री में और यूरोप के बड़े सारे जगह पर राजा महाराजा का रूल था, तो उसके सामने इसको वर्क्स अकाउंट वगैरह पेश करने पड़ते थे, है ना। तो वो चाहकर भी नहीं लिख सकता था, हर एक चीज़ में कमी निकालता था। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? मतलब हमारे देश में आकर हर एक चीज़ के अंदर इसको ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया हुआ है किसी चीज़ से। अपने वर्क्स में तो एटलीस्ट इसने कुछ नहीं लिखा ऐसा, है ना। अब राइटर यहां पर ये कह रहा है, अगर हम ये बोलें कि इब्न बतूता जो है, इब्न बतूता चूज टू डिस्क्राइब एवरीथिंग, जिसने इब्न बतूता को इंप्रेस करा और उसको एक्साइट करा। क्योंकि इब्न बतूता बेसिकली क्या है कि हर एक चीज़ जो है उसको नॉवल चीज़ मानता था। ही बिलीव्ड इन नॉवेलिटी, यानी कि नॉवेलिटी वो चीज़ होती है एवरीथिंग एंड एनीथिंग विच इज़ न्यू टू यू, और आप उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये कोई नई चीज़ है, मैं इससे कुछ ना कुछ सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ। लेकिन फ्रैंकोइस बर्नियर एक टोटली ही डिफरेंट इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन का पर्सन माना जाता है। इतिहासकार ऐसा कह रहे हैं, हमें राइटर हमें ऐसा बता रहा है, ठीक है। ये ज्यादातर ना अपने वर्क्स में इसी चीज से कंसर्न था, इसी चीज से प्रीऑक्युपाइड था, दैट वो हर एक उस चीज को जो कि हिंदुस्तान में देखता था उसको कंपेयर करता था, डिफरेंशिएट करता था कि अगर ये सेम चीज यूरोप में होती तो ये कैसी होती, या पर्टिकुलरली जिस वो कंट्री से था, कहां से था फ्रैंकोइस बर्नियर? फ्रांस से, कि फ्रांस में वो पर्टिकुलरली कैसी होती। और उस टाइम पर जब ये था तो कौन सा राजा था? लुई कौन सा? 14 15 के 16? लुई 14। लुई 14, इसको ऐसे भी लिख लो, चाहे लिखा लेकिन ऐसे जाता है रोमन वर्ड्स में, ठीक है, X1V, ठीक है। अब वो अब वो उन सिचुएशन पे फोकसिंग करता है जो कि इंडिया, इसको ऐसा लगता है जो इंडिया के लिए काफ़ी डिस्टॉर्टिंग पिक्चर है, काफ़ी डिप्रेसिंग पिक्चर है, उन पे ही फोकस करता है। इसके जो आइडिया हैं वो फ्रांस में पॉलिसी मेकर्स को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, और बहुत सारे जो सेक्शंस जो कि ईस्ट और वेस्ट को कंपेयर करने में जो जुड़े हुए थे, जो स्कॉलर थे, जो इंटेलिजेंसिया था वहाँ का, ये इंश्योर करने में दैट हम क्या जो डिसीजंस अपनी कंट्री के अंदर लेते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये एनालिसिस हो सकता है आप में से बहुत लोगों को समझ में ना आए। मैं ये बोल रहा हूँ इसके वर्क्स के थ्रू फ्रांस में जाकर जब ये शासकों को, रूलर्स को, लाइक लुई 14 को जब ये अपने वर्क दिखाता है, और इंटेलिजेंसिया को, पॉलिसी मेकर्स को अपने वर्क दिखाता है, तो उनको ये लग जाता है कि हम हमेशा से जो भी करते हुए आए हैं, जो भी सोचते हुए आए हैं, वो बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ कम से कम इतनी बारबेरियन सोसाइटी तो नहीं है जितना ये फ्रैंकोइस बर्नियर भाई साहब देख कर आए हैं वहां पर। मैंने आपको बताया था ना, और यही चीज उनको बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर देती है यहां पर आने में। और इसके वर्क्स फिर और भी जगह पर फैले थे, पूरे यूरोप में शाइनी, है ना। और फिर वो पूरे के पूरे जो लोग हैं वो यहां पर चले आते हैं रूल करने, है ना। फ्रैंकोइस बर्नियर का जो वर्क था, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये मुगल एम्पायर के टाइम पर आया था, और उस टाइम पर किसका रूल चल रहा था? कौन सा मुगल एम्पायर था यहां पर? हम्म, कौन सा मुगल एम्पायर था यहां पर? शाहजहां क्या औरंगजेब? शाहजहां। अंबर क्या हो गया, आपको कुछ भी याद नहीं है क्या? तो यहां पर डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलती हैं। वो बहुत ज़्यादा ऐसा एनालिसिस करता है डैट इज़ वेरी क्रिटिकल इन नेचर, और उसकी जो रिफ्लेक्शन होती है वो ऐसी लगती है कि हर एक बात में बस वो कमी निकालने की कोशिश कर रहा है कि हमारे फ्रांस में ये चीज़ सुप्रीम है, इंडिया में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा डीजनरेटेड फॉर्म में, डेनिग्रेटेड फॉर्म में बर्बाद है ये चीज़, ठीक है। इसका जो अकाउंट है इट बेसिकली कंटेन्स डिस्कशंस जिसमें ही इज ट्राइंग टू प्लेस द हिस्ट्री ऑफ द मुगल्स,
कि बिल्कुल उसको कंपेयर कर रहा है कि एक यूनिवर्सल फ्रेमवर्क कैसा है, मतलब एज कंपेयर टू कि दुनिया में क्या चीज होनी चाहिए और मुगल एम्परर्स क्या चीज चला रहे हैं, वो अपने जमाने के हिसाब से मतलब बात कर रहा है, ठीक है। वो कुल मिलाकर बात ये है, वो कॉन्टिन्यूसली अपने वर्क के अंदर कंपेयर करता रहता है मुगल इंडिया को विद कंटेम्प्ररी यूरोप, और वो हमेशा लेटर, मतलब जिसके बारे में बात बाद में होती है उसको लेटर कहते हैं, ठीक है, उसकी सुपरियोरिटी दिखाता रहता है। किसकी सुपरियोरिटी? यूरोप की। कुल मिलाकर पूरे वर्क में अपने आप को इंडिया ऐसा दिखाता है कि इंडिया जो भी काम कर रहा है, इंडिया में जो रूलर्स हैं वो कुछ भी अगर डिसीजन ले रहे हैं, इट इज टोटली इन अपोजिशन टू यूरोप, जिसमें उसके वर्क में हमें ऐसा देखने को लगता है कि इसने एक प्रकार की हिरार्की प्रेजेंट कर रखी है, जिसमें अगर वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो ऊपर है नंबर 1 पे, और हमेशा हर एक चीज में हर एक एस्पेक्ट, छोटे छोटे जो उसने कंपैरिजन के पॉइंट्स निकाले, उसमें हमेशा इंडिया जो है वो इंफीरियर तरीके से दिखाया गया है। ये देखो, इंफीरियर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। सबसे पहला एस्पेक्ट जो पेश करता है लैंड ओनरशिप का, बर्नियर के अकॉर्डिंग एक फंडामेंटल डिफरेंस जो देखने को मिलता है मुगल एम्पायर और यूरोप में, वो ये था, जब मुगल शासन यहां पर चल रहा था, ये शाहजहां के टाइम पर, या पूरी मुगल हिस्ट्री के बारे में जब ये जानता है तो उसको पता लगता है यहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं है, जबकि यूरोप में था। और ये हमेशा प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्ट में रहता था। अब इसको कुछ ना कुछ तो बोल नहीं है। अब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी की जो सराहना कर रहा है, उसको इतना अच्छा अच्छा बोल रहा है, किसको इंप्रेस करेगा ये वहां पर जाकर कि सर जी वहां पर तो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, आपने तो कितना अच्छा कर रखा है कि सबको प्राइवेट प्रॉपर्टी दे रखी है। किसकी तारीफ सुनना चाह रहा है ये अपने इसके कान किसके लिए मतलब तरस रहे हैं तारीफ सुनने के लिए खुद की, किसके मुंह से? लुई 14। एंड ही सॉ क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड एज बीइंग हार्मफुल फॉर बोथ द स्टेट एंड इट्स पीपल। क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड मतलब क्या, कि मुगल एम्पायर के टाइम में जो भी जो जमीन थी वो किसकी थी? एम्परर की, है ना, सल्तनत की, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी तो थी नहीं। लेकिन क्या यूरोप में ऐसा था? क्या फ्रांस में ऐसा सिस्टम था? जी हाँ, बिल्कुल था, तभी तो कंपेयर कर रहे हैं। इसको ये लगता था मुगल एम्पायर के अंदर जो एम्परर है ना, इसने फाउंड भी करा और ये काफी हद तक बात ठीक भी है, इट इज ओन्ड बाय द एम्परर ओनली, और उसके बाद वो एक एहसान के तौर पर सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है, नोबल्स को, सब्जेक्ट्स को, जो भी जनता है, कि खेती बाड़ी वगैरह वो उस पर कर सकें, मेले लगा सके, दुकानें लगा सकें। और ये कहता है इसका बहुत ज्यादा डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर, बोथ फॉर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अपने वक्त के अंदर कहता है फ्रैंकोइस बर्नियर। मुझे तो ये चीज ठीक नहीं लगी बिल्कुल। अब ये जो परसेप्शन है ना, ऐसा नहीं है कि बर्नियर को ही ये चीज अजीबोगरीब लगी, बट इट इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द ट्रेवलर्स अकाउंट, जो कि 16th एंड 17th सेंचुरी के टाइम पर जब हिंदुस्तान की वो धरती पर आए थे ना, फ्रैंकोइस बर्नियर के अलावा बहुत सारे ट्रेवलर्स के अकाउंट में ये वाली चीज उनको गलत लगी कि भारत के अंदर, हिंदुस्तान की धरती में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट ही नहीं है। बताओ। अब वो कहता है अगर एक पर्सन की प्रॉपर्टी उसने खरीदी हो, तब वो जाकर अपनी वसीयत के तौर पर, विरासत के तौर पर अपने बच्चों को दे भी सके वो प्रॉपर्टी। लेकिन जब भी किसी लैंड का क्राउन ओनरशिप होता है, तो बर्नियर ने आर्ग्यू करा लैंड होल्डर जो होते हैं वो पास ही नहीं कर सकते अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में। तो यानी कि उनकी फैमिली की स्थिति ना हमेशा के लिए सेम ही रहेगी। उसका यह भी कहना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हो तो, जैसे किसी पर्सन ने, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 1 रुपए में एक प्रॉपर्टी खरीदी है, तो अगली जनरेशन में वो 10 रुपए की हो जाएगी और उसके अगली जनरेशन में वो 100 रुपए की हो जाएगी। लेकिन जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है ही नहीं, तो अगली जनरेशन को भी उतनी ही मुशक्कत करनी पड़ेगी कि अब वो काम धंधा वगैरह फिर से ढूंढें। खुद की प्रॉपर्टी होने से बहुत कुछ बेनिफिट्स होते हैं। बर्नियर बोलता था कि चलो कुछ भी नहीं हो रहा है
तो कोई एक चीज किराए पे चढ़ा दो, खेती बाड़ी करने लग जाओ, उस पर कुछ एक चीज उगा कर ही खा लो। अब वो कहता है कि फिर ऐसी जगह पर कोई लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करने से कतराएगा और प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने से कतराएगा। क्यों कतराएगा? क्योंकि जब अपने घर की देखभाली तो वही करेगा ना। आप मुझे एक बात बताओ सुगंधा, अगर आप किराए के घर में रह रहे हो तो सजाओगे उस घर को क्या? और खुद का घर हो तब तो बंदा सोचे भी उसे बिस्में सजाने की नहीं। आप अगर रूम में रहते हो बिस्में, जैसे आप रेंट पे रहते हो रूम लेकर, तो उसको सजाते हो क्रिसमस ट्री वगैरह बनाकर, पेंट करवाकर। जैसे आप एक आपका एक कंसेप्ट है कि मेरा घर होगा तो मैं ऐसे रखूंगा, बिल्कुल ऐसी ही करके सजा के रहते हो क्या उसको? नहीं ना। यही चीज कह रहा है बर्नियर। अब वो कहता है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी एब्सेंट है मुगल एम्पायर के टाइम पर, दिस हैज प्रिवेंटेड द इमरजेंस ऑफ द क्लास ऑफ इंप्रूविंग लैंडलॉर्ड्स। यानी कि ये एक टर्म यूज कर रहा है, इंप्रूविंग लैंडलॉर्ड्स। ये टर्म वेस्टर्न यूरोप में काफी ज्यादा प्रचलित थी उस जमाने में, जिस जमाने में फ्रैंकोइस बर्नियर इसका जिक्र कर रहा है। इंप्रूविंग लैंडलॉर्ड्स मतलब क्या? यूरोप के अंदर इन लैंडलॉर्ड्स को ना खुद की एक प्रॉपर्टी मिल जाती थी, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्राइवेट प्रॉपर्टी। वही वाली बात है कि जब ये प्रॉपर्टी खुद की हो जाती थी तो पर्सन इसे संभाल कर रखता था, उस पर हैवी इन्वेस्टमेंट करता था, बहुत अच्छे से उसकी ये इंश्योर करने की कोशिश करता था कि उस जमीन से ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त हो। चाहे उस पर खेती बाड़ी हो रही हो, चाहे कोई एक्टिविटी हो रही हो, चाहे कोई क्लब खुला हो, कुछ भी खुला हो, ए टू जेड कोई भी चीज हो, उससे ज्यादा इनकम निकले। जब हर एक पर्सन, लैंडलॉर्ड वन, लैंडलॉर्ड टू, लैंडलॉर्ड थ्री, जब ऐसा करके अपने लैंड को इंप्रूव करेंगे, क्योंकि वो उन्हीं की जमीन है, आने वाले उनके जनरेशन में काम आएगी, तो मुझे एक बात बताना, ऐसे सारे लैंडलॉर्ड्स की सारी जमीन, यही तो हम लोग कहेंगे दिस इज इक्वल टू अ पर्टिकुलर कंट्री और पर्टिकुलर नेशन, है ना? तो अपने आप ही सब लोग जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाएंगे तो पूरी की पूरी कंट्री का भला हो गया। मान लो फॉर एग्जाम्पल एक गली है, एक जगह है ठकुराइन, एक गली है, उसके अंदर 5 मकान है, और वो उन्हीं लोगों के, कोई भी बंदा वहां पर किराए पर नहीं रह रहा। सब लोग रोज सुबह झाड़ू लगाते हैं अपने वरांडे में, अपने घर के बाहर कूड़े कचड़े को फिकवाते हैं, पानी डालते हैं एक एक बाल्टी अपने घर की दहलीज के बाहर, कि वहां पर धूल वूल कोई जमा ना हो। तो हम कहेंगे नहीं क्या कि वो गली बहुत साफ होगी, क्योंकि पांचों के पांचों लोगों को अपने घर की गली का और इधर के आसपास का साफ सफाई का काफी ख्याल है, वो सुंदर रखना चाहते हैं उसको, क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी है। तो हर एक बंदे की कंट्रीब्यूशन से ओवरऑल वो गली अच्छी नहीं होगी, पता ना। तो फ्रैंकोइस बर्नियर अर्पित ये कहना चाहता था कि अगर आप प्राइवेट प्रॉपर्टी दे दोगे, मतलब उसने मुगल एम्पायर को कभी कोई ऐसा सजेशन तो दिया नहीं, लेकिन वो ठकुराइन ये कहना चाहता था कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो हर एक लैंडलॉर्ड फिर जिम्मेदारी लेगा कि अपने लैंड को इंप्रूव करने की, तो ओवरऑल पूरा भारत का नक्शा इससे अच्छा हो जाएगा ना। ओवरऑल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, सारे के सारे जो प्रॉपर्टी हैं मैक्सिमम रेवेन्यू देने लग जाएंगी, क्योंकि लोगों को ये पता लग जाएगा यार इसको संभाल के रखना और इसको बर्बाद ना होने देना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि यही वो प्रॉपर्टी है जो दादा से पिताजी और पिताजी से बच्चों पर ट्रांसफर होगी। बताओ, काफी हद तक तो सही कह रहा है ना। और यही इस और पता है, तभी तो हमने ऊपर अभी पढ़ा कि ये जो थॉट है अंबर, दिस इज नॉट यूनिक टू बर्नियर, बट हर एक ट्रैवल के अकाउंट्स में जो 16-17 सेंचुरी में ट्रैवलर्स आए थे वो ये वाली बात करते ही थे, क्योंकि ये 16th एंड 17th सेंचुरी में आने वाले ट्रैवलर्स जो थे ये ज्यादातर कौन से कॉन्टिनेंट से आ रहे थे? और वहां पर ये देखते थे कि सोसाइटी काफी ज्यादा मॉडर्न है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है, जबकि हिंदुस्तान में उस टाइम पर कौन सा एम्पायर था? मुगल एम्पायर। और मुगल एम्पायर के टाइम पे ये सब चीजें क्या अलाउड थी क्या? नहीं। क्योंकि एक प्रकार से इसमें हम बोल सकते हैं ना, इट वॉज अ मोनार्किकल रूल। हिंदुस्तान की कोई व्यवस्था ही नहीं थी ना प्रॉपर तरीके से, ना कोई सरकार थी ना कुछ थी। एक किंग है, वही चला रहा है देश को, और उन्हीं के खानदान के अलग अलग लोग किंग बनते जा रहे हैं। मोनार्किकल रूल ही तो था एक प्रकार से, और क्या था बताओ। और औरंगजेब के टाइम पर तो हम और ज्यादा कह सकते हैं अर्पित के, ऑटोक्रेसी बन गया था, डिक्टेटोरियल बन गया था, क्योंकि वो तो छोटी छोटी बातों पे चढ़ जाता था।
तो वो किसको, मैंने आपको जैसे बता दिया, वो किसको डिफाइन करता है, ये इंप्रूविंग लैंडलॉर्ड्स कौन होंगे, ठीक है, जिनको कंसर्न है कि वो अपने लैंड को मेंटेन करके रखें और इंप्रूव करते रहे। अब वो कहता है कि अगर ऐसा हो गया तो सभी खेत एक यूनिफॉर्म तरीके से दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे, लेकिन इंडिया में प्राइवेट प्रॉपर्टी के एब्सेंस की वजह से जितनी भी खेती बाड़ी है वो यूनिफॉर्म तरीके से बर्बाद है। मैंने वो गली का एग्जांपल दिया ना ठकुराइन अभी, वो उसमें सारे घर हमें चमकते हुए बहुत अच्छी गली दिख रही थी, साफ सुथरी, क्योंकि सबको अपनी कदर थी। लेकिन मतलब मान लो कि एक जगह ठकुराइन आपने एक ना सोसाइटी बनवाई, आपने वहां पर छोटे छोटे कमरे बनवा दिए कि लड़के लड़कियां यहां पर पीजी पे रहेंगे, और पूरे के पूरे 100 कमरों के अंदर सिर्फ किराएदार रह रहे हैं, क्या वो लोग बहुत अच्छे से उसको रखेंगे क्या? महीने के बाद किराया मांगने जाया करोगे तो दीवारों पे लिखा रहेगा राजू लव्स रानी। तो कहता है इसकी वजह से ना, ये रुइनेशन क्या होती है, अच्छा होना क्या बर्बाद होना? बर्बाद होना। पीजेंट्री, जो पीजेंट्री है, पीजेंट्री कौन होती है? पुअर पीजेंट्स, जो जिनको हम लोग कहते हैं गरीब किसान, जो कि किसी के लैंड पर काम करते हैं, जमींदार वगैरह के, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक, कह सकते हैं वैसा। इनका बहुत ज्यादा ऑपरेशन होता है, और लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है पूरी की पूरी सोसाइटी, उनका कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन देखने को मिलता है। एक्सेप्ट इसमें सिर्फ एक ही लोगों को फायदा होता है, रूलिंग एरिस्टोक्रेसी, जो राजा हैं और उनके जो नोबल्स हैं, क्योंकि वो तो एंजॉय करते थे राइट्स, है ना, उनको तो जमीन परमानेंट तरीके से मिल जाती थी। अब मुझे एक बात बताओ, अकबर के शासन में नवरत्न को चिंता करने की जरूरत थी क्या कि हमें कोई ऐसी जमीन मिलेगी जिसको हम आगे फर्दर जनरेशन में पास नहीं कर सकते? लेकिन लेकिन नॉर्मल प्रजा को थी कि नहीं थी? है ना, ये चीज है। तो ये रूरल सोसाइटी की कोई पिक्चर है 19th सेंचुरी की, छोड़ो इसको। बर्नियर डिस्क्राइब करता है इसी चीज को पकड़ते हुए और ज्यादा क्रिटिसाइज करते हुए, डेट इंडियन सोसाइटी के अंदर ना हमें जो लोग हैं उनकी दशा बहुत खराब देखने को मिलती है। और ऐसा नहीं है कि सभी लोग खराब है, कहता है कि यहाँ पर जो लोग हैं ना, मासेस जो हैं, वो काफी अनडिफ्रेंशिएटेड है। डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है? अलग अलग। अनडिफरेंशिएटेड मतलब क्या? वो कहता है कि आप किसी एक रीजन में जाओगे ना, तो उधर एक ही प्रकार के जो लोग हैं सब बर्बाद देखने को मिलेंगे। एक रीजन में अगर आप खेती बाड़ी को देखोगे ना, सब बर्बाद देखने को मिलेगी। एक रीजन में अगर प्रॉस्परस नोबल्स को देखोगे ना, तो सब प्रॉस्परस देखने को मिलेंगे। और वो कहता है कि मेजॉरिटी जो लोग हैं ना, मतलब ये जो इतना बड़ा जो ये मान लो कि मासेस का एक एरिया है जिसमें जो बहुत बड़ी मात्रा में जनसंख्या रह रही है, इसको रूल करने वाले ना सिर्फ इतने से लोग हैं जो कि माइनॉरिटी में हैं। लेकिन क्योंकि इनके पास लैंड है, दे एंजॉय नोबिलिटी, दे एंजॉय एरिस्टोक्रेसी, तो ये रिच हैं और ये वाला सेक्शन पुअर है। यानी कि वो कह रहा है कि माइनॉरिटी जो है वो मेजॉरिटी के ऊपर कब्जा करके चलती है। यहां पर देख लो, ज्यादातर जो लोग हैं दे आर सब्जुकेटेड बाय स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ वेरी रिच एंड पावरफुल रूलिंग क्लास। और उस टाइम पर वो कहता है कि कोई भी मिडिल क्लास नहीं थी इंडिया के अंदर। मिडिल स्टेट का मतलब मिडिल क्लास को कह रहा है वो। पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, रिचेस्ट ऑफ द रिच का कंसेप्ट भी देखने को मिलता था उस टाइम पर। देयर वॉज नो सोशल ग्रुप ऑफ क्लास वर्थ द नेम। बहुत कम, मतलब वो ये कह रहा है कि अमीरों में से बहुत अमीर भी लोग थे और गरीबों में से हद से ज्यादा गरीब भी लोग थे। और जो एम्परर थे मुगल एम्पायर के अंडर, वो कुछ नहीं करते थे इस चीज को इंप्रूव करने के लिए। उनके आंख अंधी थी और कान बहरे थे इस चीज के लिए। बर्नियर मुगल एम्पायर को क्रिटिसाइज करते हुए कहता है इसका जो राजा है ना, वो राजा दोनों लोगों का है, गरीबों का भी, बर्बाद हुए लोगों का भी, और अमीरों का तो है ही क्योंकि वो खुद भी अमीर है। वहां पर जो प्रशासन के अंतर्गत जो भी सिटीज एंड टाउन्स हैं वो बर्बाद है, बेकार हवा है वहां पर, उसमें जितनी भी जमीनें वगैरह हैं वो सब बर्बाद हो चुकी हैं।
और अगर जो प्रॉस्परस जमीनें हैं, वैसे तो पूरी की पूरी जमीन क्राउन ओनरशिप के अंदर आती है, यानी कि राजा की है, वो सुल्तान की है, मुगल एम्परर की है। अच्छी अच्छी जमीनें अपने नोबल्स को बांट रखी हैं। बर्बाद जमीनें जो हैं वो पुअर पीजेंट्स के पास है, जिसपे कुछ नहीं उग सकता। और कहता है मजाक की बात यह है कि कोई भी जो मुगल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, कहता है जितना मैंने पढ़ा है, वो कभी भी ये सजेस्ट नहीं करता, नन ऑफ द मुगल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सजेस्ट दैट कि स्टेट जो है इट वाज द सोल ओनर ऑफ द लैंड। तो फिर क्यों नहीं है यहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट? कहता है मुझे ये समझ में नहीं आता। अकबर के कार्यकाल में 16वीं शताब्दी में एक उसके दरबार में काम करने वाला एक ऑफिशियल क्रॉनिकलर था। क्रॉनिकलर का मतलब होता है हिस्टोरियन। अभी हम देखेंगे मुगल एम्पायर के चैप्टर के अंदर इसको आगे चलकर। अबुल फैजल, इसका नाम आपने काफी सुना होगा इतिहास में, अकबर के एरेना में, मुगल एम्पायर के एरेना में अबुल फैजल। वो डिस्क्राइब करता है कि जो लैंड रेवेन्यू है ना, इट इज द रीमिनरेशन ऑफ सॉवरेनिटी मेड बाय द रूलर on his subjects for the protection he provided rather than as a rent on land he owned। यानी कि जिसको भी वो लोग रखते थे तो उससे ना उसके उसके अकाउंट को कोट करते हुए कह रहा है कि अबुल फैजल ने खुद बता रखा है कि जो भी सब्जेक्ट्स यहां पर थे, जो भी प्रजा यहां पर थी, उससे कुछ ना रेंट वसूला जाता था कि हम तुम्हें प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो तुम्हें यहां पर रहने के लिए ना रेंट हमें देना पड़ेगा। बर्नियर इस बात से परेशान था कि पूरी की पूरी प्राइवेट प्रॉपर्टी उनको दो ना। और यूरोपियन ट्रैवलर्स जो थे, सिर्फ फ्रैंकोस बरियानी, बहुत सारे, वो इस प्रकार के क्लेम्स की हम तुम्हें प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तुम हमें एक प्रॉपर इतना पैसा दो, वो उसको बोलते थे ये तो एक प्रकार का रेंट है। और लैंड रेवेन्यू डिमांड जो थी वो काफी हाई भी थी उस टाइम पर, हर किसी के बस की बात नहीं होती थी। और कुछ क्रॉनिकलर्स ये भी कहते हैं, कुछ ट्रैवलर्स अपने ट्रैवलॉग में ये भी कहते हैं कि एक्चुअली ये रेंट नहीं था, ना ही ये लैंड टैक्स था, बट ये टैक्स था क्रॉप के ऊपर। यानी कि अगर आपके पास पैसा नहीं है ना देने के लिए मुगल एम्परर्स को, तो आप बदले में जितना भी कुछ उगा रहे हो ना, वो क्रॉप्स देते हो उनको। जैसे हम लोग कहते हैं ना, टैक्स मेडिवल इंडिया के टाइम पर दो फॉर्म्स में भी दिया जाता था, या तो कैश, कैश हर किसी के पास तो था नहीं, तो हम क्या बोलते हैं इकोनॉमिकली, काइंड। काइंड मतलब होता है गुड की फॉर्म में दे दो। ये टिपिकल तो नहीं लगा आप लोगों को? ज्यादा बताओ, समझ में आ गया? जर्नल सी बात यहां पर चल रही है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बस वो लिखा हुआ है, मैं इसलिए आपको पूरा पूरा पढ़वा रहा हूँ। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? बताओ, पक्का सारी चीजें समझ पा रहे हो? शाइनी, अर्पित, सब लोग, अंबर, अंबर समझ में आ रहा है पक्का? बर्नियर की जो डिस्क्रिप्शंस जो थी, जिस प्रकार से उसने हिंदुस्तान को डिस्क्राइब करा और ज़्यादा ऊंचे कद पर दिखाया वेस्टर्न यूरोप को और फ्रांस को, ये वेस्टर्न थ्योरिस्ट को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स में, जब इसका वर्क जो था और ज़्यादा ट्रांसलेट होकर इधर उधर फैला। फॉर एग्जाम्पल आगे चलकर हम अपने PSIR में भी देखेंगे इस फ्रेंच फिलोसफर को, मॉन्टेस्क्यू। उसने बर्नियर के अकाउंट को यूज करा था आइडिया ऑफ ओरिएंटल डिस्पोटिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए। ये डेस्पोटिक रूल कौन होता है? जहां पर राजा कैसा हो, अच्छे नेचर का हो कि बुरे नेचर का हो, क्रूएल हो कि काइंड हो, क्रूएल। उस आइडिया के अकॉर्डिंग मॉन्टेस्क्यू कहता है अकॉर्डिंग टू विच रूलर्स इन एशिया, और एशिया को ही बोला जाता है ओरिएंटल सोसाइटीज या ईस्टर्न सोसाइटीज, कहता है कि वहां पर ना एक जमाना ऐसा था जब हमें एक कंप्लीट वेव देखने को मिलती है एब्सोल्यूट अथॉरिटी की, एब्सोल्यूट मोनार्की की ओवर द जनता, सब्जेक्ट्स, जो कि हद से ज्यादा भिखमंगी हालत में, देवर ऑलवेज सब्जुकेटेड, और गरीबी वाली हालत में उनको रखा जाता था, क्योंकि उनके पास कोई स्कोप ही नहीं था, कोई रूम ही नहीं था अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप को प्रॉस्परस बनाने के लिए, क्योंकि सारा का सारा जो लैंड था इट बिलोंग टू द किंग। ये सिर्फ एक कंट्री की बात नहीं कर रहा है, हम अभी फ्रेंच फिलोसफर मॉन्टेस्क्यू की बात कर रहे हैं, जिसने ये सब चीजें ईस्ट के बारे में बोलते हुए, एशिया के बारे में बोलते हुए, ओरिएंटल सोसाइटीज के बारे में बोलते हुए कोट करा है फ्रैंकोस बर्नियर के वर्क को। और वो कहते हैं इन सबके पीछे रीजन यही था क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी ओरिएंटल सोसाइटीज में,
ईस्टर्न सोसाइटीज में, एशियन सोसाइटीज में। कहता है सिर्फ एम्परर और इसके जो चमचे हैं, मॉन्टेस्क्यू कह रहा है एम्परर उसके जो चमचे हैं सिर्फ वही एंजॉय करते थे अपनी जिंदगी। बाकियों के पास तो सिर्फ इतना था कि जब तक सांसें चल रही हैं, खाना आ रहा है तो तब तक आ रहा है, अगले दिन का भरोसा नहीं है कि क्या होगा। तो पीएसआईआर में जब भी हम लोग मॉन्टेस्क्यू के बारे में पढ़ेंगे ना, तो याद रखना कि उसको हम लोग मेडिवल इंडिया के कंटेक्स्ट से ही पढ़ेंगे, रिलेट कर कर। और उसने जो वर्क जो बोरो करा था फ्रैंकोइस बर्नियर का, इसको याद रखना आप अपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट वगैरह में, पेपर 1 सेक्शन 1। और ये आइडिया बाद में और डेवलप होता चला गया जब कार्ल मार्क्स एक कंसेप्ट प्रेजेंट करता है, कॉन्सेप्ट ऑफ एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। अगेन हम इसको पीएसआईआर में पढ़ेंगे। 19वीं सेंचुरी में कंसेप्ट देता है कार्ल मार्क्स। उसने आर्ग्यू करा हिंदुस्तान के अंदर और दूसरी एशियन कंट्रीज के अंदर जब कॉलोनियलिज्म नहीं था तो हद से ज्यादा सामान, अनाज, ये सब प्रोड्यूस होता था। लेकिन वो जब रूलर्स वगैरह यहां पर थे, ज्यादातर कि कौन सी चीज कहां डिस्ट्रीब्यूट होगी, किसको देना है, ट्रेड में ज्यादा यूज होना है या फिर सब्जेक्ट्स को खिलाना है या अनाज वगैरह, ये स्टेट डिसाइड करता था। अब हुआ क्या, जब सारे लोगों के बीच में ये चीज, ये समझौता हुआ, ये कार्ल मार्क्स बता रहा हमें कि सारे लोगों के बीच में जब ये समझौता हुआ कि सोसाइटी कुछ ऐसी है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑटोनोमस विलेजेस, हर कोई अपना अपना उगा रहा है, अपना अपना खा रहा है, तो आपस में ना, मैं आपको एक एडिशनल तौर पर ये बता रहा हूं कि आपस में लोगों के बीच में ना आपसी सहमति होकर समझौता हो जाता था। क्या, अब हर एक जगह पर शाइनी मान लो एक गांव है और उधर सब लोग बोले कि हम चावल ही चावल उगाएंगे, तो ऐसा हो सकता है ना कि लोगों के बीच में एक समझौता बन जाए कि भाई साहब सिर्फ चावल क्यों उगा रहे हो, आप दाल उगा लो अपने फील्ड पे, हम चावल उगा लेते हैं और मिल बांट लेंगे जब हार्वेस्टिंग होगी। तो इसकी वजह से एक ऐसी सोसाइटीज इमर्ज होकर आई जहां पर जो विलेज कम्युनिटीज थी वो काफी इगैलिटेरियन वे में रहती थी। और इगैलिटेरियन क्या होता है, इक्वल के अनइक्वल। इक्वल होता है, अनइक्वल नहीं होता, इक्वल। राजा महाराजाओं का टाइम जैसे ही शुरू होता है तो इंपीरियल कोर्ट जो था वो इन विलेज कम्युनिटीज के ऊपर हावी होने लगा। लेकिन फिर भी उनकी ऑटोनॉमी शुरू शुरू में रिस्पेक्ट होती थी, क्योंकि सबको पता था कि अगर किसान नहीं होंगे तो खेती बाड़ी नहीं हो सकती। राजा दोनों काम नहीं कर सकता, देश को भी चलाने का और अनाज को भी प्रोड्यूस करने का। और इस सिस्टम को कार्ल मार्क्स बोलता है दिस वाज अ स्टैग्नेंट सिस्टम, क्योंकि सब कुछ एक स्पीड पर एक जैसा चल रहा था। राइटर आपसे कह रहा है, लेकिन हम ये देखेंगे कि रूरल सोसाइटी में सब कुछ इतना आसान भी नहीं था, काफी दिक्कतें भी थी, वो हम चैप्टर 8 में देखेंगे। ड्यूरिंग 16th एंड 17th सेंचुरी रूरल सोसाइटीज के अंदर हमारे हिंदुस्तान में और बहुत सारी एशियन सोसाइटीज के अंदर सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन होने लग गए। क्यों, कुछ ऐसे लोग आ गए जिनके पास जमीन ज्यादा थी एज कंपेयर टू नॉर्मल पीजेंट्स, और उनको टाइटल दिया गया, एक नई क्लास इमर्ज होकर आई, बिग जमींदार्स। एंड दे वर नॉट ओनली बिग, दे वर रिच ऑल्सो, जो कि काफी सुपीरियर राइट्स को एंजॉय करते थे अपनी धरती पर। मतलब धरती पर इन द सेंस कि जितने भी लैंड इनके पास थे, जिसपे ये जबरदस्ती, आपको पता है बेगार सिस्टम भी, बेगार क्या होता है, यहीं से तो बॉर्न हुआ था बेगार सिस्टम। क्या होता है बेगार, क्या कहते हैं इसको इकोनॉमिक्स में? फोर्स लेबर, सुना है सबने सिस्टम? अभी होता किसके साथ था ये प्रैक्टिस, इसलिए मैंने लिखा यहां पर अनटचेबल लैंडलेस लेबर्स। हमने एक चीज देखी थी ना कास्ट सिस्टम के बारे में, कि कास्ट सिस्टम वैसे तो बहुत ज्यादा मतलब चलता था हिंदुस्तान के अंदर, है ना अर्पित, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन शूद्रों से भाई वैसे कुछ टच नहीं करवाना है, लेकिन खेती बाड़ी में अगर फसल कट रही है, क्रॉप्स हो रहे हैं, तो पक्का बुला लेना है उनको। सॉरी। तो देयर वॉज अ बिग पीजेंट हु वॉज जमींदार, हु यूज टू हायर लेबर, और एक कम्युनिटी प्रोडक्शन में एंगेज होता था। और जो छोटे छोटे जो पीजेंट्स थे
वो बस उनके खेतों में काम करते रह जाते थे और बदले में बस इतना उनको मिल पाता था कि वो अपना खाने से 2 रोटी से पेट भर सके बस। तो ये कैसी पिक्चर आपको पेश करके गया है? ये अच्छी पिक्चर दे रहा है इंडिया की या फिर होपलेसनेस सिचुएशन बता रहा है इंडिया की? ये फ्रैंकोस बर्नियर है ना। और क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रैवलर जितने भी आए 16 17 एंड 18 सेंचुरी, ये सारे के सारे इंडिया को क्रिटिसाइज ही करते रहे, है ना, और कंपेयर करते रहे। तो आज आपने एक नई बात क्या जानी कि ईस्टर्न सोसाइटी को ये लोग क्या बोलते हैं? ओरिएंटल सोसाइटी। और ओरिएंटल सोसाइटी क्या है? क्या ये डेवलप क्या ये डेवलपमेंट के साथ मानी रिलेट करी जाती है? मॉडर्निज्म के साथ रिलेट करी जाती है कैसी सोसाइटी? नहीं। ओरिएंटल सोसाइटी के कंपैरिजन में कौन किसको वेस्ट बोलता है? ये बेस्ट बोलता है वेस्टर्न सोसाइटीज को, जो कि कहां की सोसाइटी मानी जाती है इस जमाने में? ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि न्यूट्रल होकर ब्रॉड माइंडेड वे में किसने बात करी? 15 सेंचुरी से पहले वाले ट्रैवलर्स ने, 15 सेंचुरी के बाद वाले ट्रैवलर्स ने? बताओ। 15 सेंचुरी के पहले वाले उन्होंने ज्यादा न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रखा। अल बिरूनी, इब्न बतूता, क्या उन्होंने ऐसा कुछ कंपैरिजन करा? उन्होंने तो जो देखा सिर्फ उसकी तारीफ करी या उसके बारे में कुछ बोला। जैसे कास्ट सिस्टम के बारे में बताया था हमें अल बिरूनी ने कि ऐसा ऐसा चलता था, लेकिन उसने बोला ना कि मैं एग्री नहीं करता बिल्कुल इस चीज से। बोला ना उसने। ये चीज है। तो बताओ, किसी को कोई डाउट यहां तक? कोई भी डाउट नंबर? तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।